नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज थिंक फर्स्ट और मैं हूं ऋषिक द्विवेदी। आज हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं सुहर्ष किसान पीजी कॉलेज के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह राणा जी। आप पूर्व में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी में प्रांत मंत्री व राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य समेत कई महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे आपसे राजनीतिक जीवन के शुरुआती दिनों से लेकर अब तक के संघर्षों के बारे में। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपसे पहला सवाल यह है कि लोकतांत्रिक देश में चुनाव एक उत्सव होता है। ऐसे में देखा जाता है कि लोगों व सिस्टम तंत्र द्वारा छात्र संघ पर एक आरोप लगाया जाता है कि छात्र संघ अपराधियों का गढ़ है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर हम बात करेंगे छात्र संघ की, तो छात्र संघ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से निकलकर आज जिला ही नहीं, प्रदेश नहीं, पूरे देश में एक राजनीतिक नेतृत्व मिल रहा है छात्र संघ से। तो यह कहना अपवाद होगा, और ऐसे कुछ घटनाएं भी अपवाद हैं जिनको छात्र संघ से जोड़कर पूरे छात्र संघ को बदनाम किया जाता रहा है कि छात्र संघ अपराधियों का गढ़ है या छात्र संघ से अपराधी पैदा होते हैं। मैं इसको अपवाद मानता हूं। और अभी आपने मेरा परिचय कराया कि मैं एबीवीपी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता रहा हूं। तो विद्यार्थी परिषद एक अच्छा उदाहरण है, एक अच्छे उदाहरण के रूप में आप विद्यार्थी परिषद को ले सकते हैं, जिसका छात्र संघ में एक अच्छा रोल प्ले रहा है। और रचनात्मकता और एक अच्छा नेतृत्व देना, जो समाज और राष्ट्र के लिए अच्छा कार्य कर सके, ऐसे छात्र नेताओं का उपज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है। और मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि विद्यार्थी परिषद से निकलकर जो भी छात्र नेता सामाजिक जीवन में या राष्ट्र जीवन में जाता है, वो अपने देश और समाज को हमेशा प्रथम स्थान पर रखकर कार्य करता है। और ये जो अपराधी और अपराध का जो आरोप है, इसको विद्यार्थी परिषद ने सिरे से नकार दिया है। और आज आप देखेंगे, आज छात्र संघ में कहीं ऐसा कोई विवाद नहीं होता है, कहीं किसी का व्यक्तिगत मतभेद या कोई व्यक्तिगत द्वेष के कारण कोई घटना हो जाती है, तो उसको हम दरकिनार करके छात्र संघ को एक सकारात्मक भाव से लेकर के हमें काम करना चाहिए। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ऐसे में लोकसभा चुनाव 2024 नजदीक आ गया है और 25 तारीख को बस्ती में वोटिंग होना है। इस ऐसे में आप जनता के बीच किन मुद्दों को लेकर जाएंगे और क्या तैयारियां आपकी हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते अगर हम मुद्दों की बात करेंगे, तो हमारे पास जो मुद्दे हैं या भारतीय जनता पार्टी के पास जो मुद्दे हैं, उस पे मतलब सूरज को दीपक दिखाने जैसा बात है। आप चाहे देश की संस्कृति बचाने का मुद्दा हो या विकास का मुद्दा हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर विकास हो। जैसे आप देखिए, पिछले 70 सालों में कांग्रेस की सरकार रही है, देश में इतनी सड़कें किसी सरकार ने नहीं बनाई। आज बस्ती से लखनऊ हम जाते हैं, सबको जरूरत पड़ती है। बस्ती की जनता किसी न किसी काम से, चूंकि राजधानी है लखनऊ, तो जाना सबको पड़ता है। मात्र 2.5 घंटे में हम लखनऊ पहुंच जाते हैं। एक समय ऐसा था कि हम जब बस्ती से निकलते तो 7-7, 8-8 घंटे लखनऊ लग जाते थे। और मैं स्वयं बताऊं आपसे कि मैं पिछले 10 साल पहले मैं लखनऊ जा ही नहीं पाता था। सोचता था यार, लखनऊ बहुत दूर है, कैसे जाएंगे इतना दूर। लेकिन आज सुबह जाते हैं, शाम तक चले आते हैं। जैसे घर से मार्केट जाने के लिए जो समय लगता है, वो हम लखनऊ में उतने समय में यात्रा कर लेते हैं। और ये एक मैं उदाहरण दे रहा हूं, ये पूरे देश की यही कहानी है। और उसके बाद मैंने बात की सांस्कृतिक मुद्दों की, तो एक हमने नारा दिया है कि जो देश की संस्कृति बचाएगा वही देश पर राज करेगा। और इस मामले में हमारी भारतीय जनता पार्टी जो कार्य कर रही है, इसका प्रत्यक्ष रूप से आप सब देख रहे हैं। चाहे वो धारा 370 हटाना हो, चाहे राम मंदिर निर्माण हो, या चाहे अभी हाल ही में नागरिकता संशोधन अधिनियम सरकार ने पास किया। और उसका आप देखिए, जो भी अन्य देशों में जो हमारे पीड़ित अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, जो हिंदू हैं, वो सिख हैं, ईसाई हैं, जो पिछले कई वर्षों से नागरिकता के लिए तड़प रहे थे और उनको नागरिकता नहीं मिल रही थी, उनको हमारी सरकार नागरिकता देने जा रही है। जो दूसरे देशों में प्रताड़ित किए जाते थे, उनको हमारी सरकार वापस लाने वाली है। यहाँ नागरिकता देके उनको सम्मान देने का कार्य हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार करने वाली है। तो ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर हम लोग बस्ती से नहीं, पूरे
देश में 400 पार का जो नारा दिया है, उस नारा को हम लोग सफल बनाएंगे और पूरे देश में तीसरी बार हैट्रिक लगाने के साथ मोदी जी की पुनः सरकार बनाएंगे। सर, देश में आज हिंदू राष्ट्र की आवाज लगातार उठाई जा रही है। ऐसे में कई जगहों पर विवाद व सांस्कृतिक घटनाएं देखने को मिलती हैं। ऐसे में आप भी एक युवा हैं और युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, एक युवा होने के नाते मैं कभी युवाओं को ये नहीं कहूँगा कि आप किसी सांप्रदायिक दंगों में हिस्सा बनिए या कोई विवाद करिए। ये हमारा देश है, इस देश में हमेशा शांति का माहौल बना रहे और सौहार्द बना रहे, यही एक संदेश युवाओं के लिए मेरा होगा। और जहाँ तक बात रही हिंदू राष्ट्र की, तो मैं एक व्यक्तिगत रूप से आपसे कहूँगा, आपसे प्रश्न कर सकता हूँ मैं, अगर भारत में 100 करोड़ जो हमारा आज का अल्पसंख्यक समाज है वो होता और 30% या 30 करोड़ हिंदू होते, तो क्या भारत धर्मनिरपेक्ष होता? शायद आप भी कहेंगे नहीं और हम भी कहेंगे नहीं। तो हिंदू राष्ट्र की बात जो मैं कहना चाह रहा हूं इस उदाहरण के साथ आप समझ गए होंगे। तो लेकिन इसके साथ ही देश में शांति का माहौल बना रहे और ऐसी कोई सांप्रदायिक घटना ना हो, सबको मिलजुल कर। देखिए, अगर हिंदू राष्ट्र बनता भी है भारत, तो हिंदुओं की जो संस्कृति है, हिंदुओं का जो गौरवशाली परंपरा रहा है, आप उठाकर देख लीजिए, इतिहास उठाकर देख लीजिए, हिंदू कभी भी अशांति का माहौल नहीं पैदा करता है। हिंदू हमेशा सबके साथ मिलजुल कर रहता है और उसी का मतलब ये उसका परिणाम है कि आज भारत में धर्मनिरपेक्षवाद हावी है और धर्मनिरपेक्ष देश भारत अपना है, क्योंकि हिंदू कभी भी सांप्रदायिक नहीं होता है। तो निश्चित रूप से जो सनातन धर्म के अपने युवा हैं, सनातन संस्कृति के जो युवा हैं, वो कभी ऐसे घटनाओं में शामिल नहीं होंगे और होना भी नहीं चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। और एक चीज और देखने में आ रहा है कि कई सारी ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं जो हिंदुओं को तोड़ने की राजनीति कर रही हैं। तो सबसे पहले तो उनको मैं बोलूंगा कि आप जातिवाद से तोड़ेंगे तो हम राष्ट्रवाद से आपको जोड़ेंगे, और ये नारा हम शुरू से देते आ रहे हैं। अभी समाजवादी पार्टी ने एक पीडीए करके एक समीकरण बनाया है, पीडीए। तो ये वास्तव में ये एक राजनीतिक लाभ लेने के लिए हिंदुओं को तोड़ने की साजिश है, और ऐसे साजिश को हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या आम जनमानस जो अपने देश को हमेशा प्रथम स्थान पर रखता है, नेशन फर्स्ट की भावना से जो काम करता है, वो निश्चित रूप से ये पीडीए और ये इंडिया अलायंस जो बनाया था, जो वैसे तो खत्म हो गया है, हमको लगता है इंडिया अलायंस का जो है अस्तित्व ही खत्म हो गया है, और ये पीडीए भी बहुत दिन नहीं रहेगा। यहाँ की भारत देश की जनता और हमारे उत्तर प्रदेश की जनता इस पीडीए जैसे समीकरण को ऐसे ध्वस्त कर देगी। यहाँ सिर्फ एक समीकरण चलेगा, वो है नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम, और यही समीकरण से पूरे देश में चुनाव होगा और बाकी सारे समीकरण इसमें ध्वस्त हो जाएंगे। राजनीति में मेरा आपसे प्रश्न है, राजनीति में शिक्षित युवाओं की भागीदारी के लिए व मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए अपने जनपद के युवाओं को 25 मई को बस्ती में वोटिंग होना है, अपने जनपद के युवाओं से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे जनपद के युवा वास्तव में मतदान को लेकर शुरू से ही जागरूक रहे हैं, और जनपद के साथ साथ पूरे देश में युवाओं के नेतृत्व में ही पिछले 2 बार से मोदी जी की सरकार बनी है, और आज मोदी जी सिर्फ देश ही नहीं पूरे विश्व के सबसे बड़े नेता के रूप में जाने जाते हैं। तो इन सब में युवाओं की बहुत बड़ी भागीदारी रही है। युवाओं के ही मत से आज भारतीय जनता पार्टी अपने अस्तित्व में है और एक अच्छा काम पूरे देश में कर रही है। तो निश्चित रूप से आने वाले 25 मई को बस्ती जिले में भी मतदान होने वाला है। तो मेरा युवाओं से यही अपील है कि अपने घरों से निकलकर सिर्फ अपना ही नहीं, अपने पूरे परिवार का, अपने मोहल्ले का, अपने पूरे समाज का, सबका मतदान अपने बूथ पर जाकर मत दें और एक बार पुनः अपनी राष्ट्रवादी सरकार बनाने का कार्य करें, जिससे उनका भविष्य उज्जवल हो, उनके समाज का भविष्य उज्जवल हो और अपने राष्ट्र का भविष्य उज्जवल हो। यही एक अपील अपने जनपद के युवाओं से मैं करूंगा
कि 100% मतदान करने का प्रयास करें और दूसरों को भी जागरूक करें, जो अपने अगल बगल के हैं, मित्र हैं, साथ पढ़ने वाले हैं, मोहल्ले के निवासी हैं, सबको जागरूक करें। क्योंकि युवा, भारत युवाओं का देश माना जाता है, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा युवा भारत में है और इसका परिणाम है कि आज भारत एक बड़ी शक्ति के रूप में विश्व गुरु बनने की तरफ भारत अग्रसर है। उसमें सबसे बड़ी महती भूमिका युवाओं की है और मतदान, चूंकि हम मतदान करके अपने देश का नेतृत्व तय करते हैं, हम अपने जिले का नेतृत्व तय करते हैं, जिससे आगे चल के हमारा भविष्य कैसा होगा वो हम एक मत के साथ उसको निश्चित करते हैं कि हमारा भविष्य उज्जवल होगा या कैसा होगा। इसलिए मतदान करना आवश्यक है और इसलिए युवाओं को 100% मतदान करने का प्रयास करना चाहिए। सर, अभी आपने बताया कि सर, मेरा आपसे प्रश्न है, लगातार जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाती हैं कि भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर के नाम पे राजनीति कर रही है। ऐसे में मैं आपसे जानना चाहूंगा कि राम मंदिर राजनीति का विषय है या आस्था का विषय है, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राम मंदिर निश्चित रूप से आस्था का विषय है। लोग आरोप लगा रहे हैं कि राजनीति कर रही है भाजपा, तो ये उनका आरोप गलत है और हम राम मंदिर को अपने चुनावी मुद्दों में रखते हैं। क्यों रखते हैं? आज राम मंदिर बना क्यों? इसलिए बना क्योंकि हम सत्ता में हैं। हम सत्ता में ना होते तो क्या राम मंदिर बनता? नहीं बन पाता। 500 साल बीत गए पर हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर, जो हमारी गौरवशाली परंपरा और जो हमारी विरासत है सांस्कृतिक, इसको आक्रांताओं ने ध्वस्त कर दिया था। तो हमारी सरकार आई, हम सत्ता में आए, तभी तो हम राम मंदिर बना रहे हैं ना। तो निश्चित रूप से हम मुद्दों में तो रखेंगे ही, क्योंकि हमने काम किया है, मंदिर का निर्माण किया है और उस मंदिर निर्माण से, राम मंदिर निर्माण से आप देखिए कितने रोजगार क्रिएट होंगे, कितने रोजगार उत्पन्न होंगे और एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर अयोध्या को दिया गया। आप देखिए, हम लोग के लिए सौभाग्य का विषय है कि हम लोग बस्ती के निवासी हैं और हमारे यहाँ से मात्र 70 किलोमीटर पे अयोध्या है और अयोध्या का विकास आप देखिए पिछले 2 वर्षों में इतना तेजी से हुआ है और इतनी भीड़ पूरे देश से आ रही है और उस भीड़ के आने से जो लोग भगवान राम को की पूजा करने के लिए, दर्शन करने के लिए दूर दूर से आ रहे हैं, उनके आने से एक राजस्व भी हमारे सरकार का बढ़ रहा है, जिससे हम आगे चल के और भी अच्छा काम करेंगे। तो मुद्दों में रखना, भाई अगर हम सत्ता में रहेंगे तो कैसे हम मंदिर बनाएंगे? हम हमारी सरकार। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि भगवान राम हमारे आस्था के केंद्र हैं और साथ ही राजनीति में भी हम उनको अपना आराध्य, उनको अपना प्रेरणा स्रोत मानकर, क्योंकि हम शुरू से कहते हैं ना कि राम राज्य हम लाएंगे, तो राम राज्य यही है ना कि आज हम सत्ता में बैठे हैं, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो ये राम राज्य है। तो निश्चित रूप से राजनीति में भी उनको हम अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं, क्योंकि हम राम को मानने वाले, हमारे देश की एक बहुतायत संख्या राम को मानती है। हम लेनिन और मार्क्स को नहीं मानते, हम वामपंथियों को नहीं मानते। हमारे लिए हमारे भगवान राम आराध्य, हमारे पूज्य हैं। हम डॉक्टर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर जी को पूजते हैं, हम भगवान बुद्ध को पूजते हैं, क्योंकि ये मानव जीवन के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। इनके जीवन से हमें सीख लेना चाहिए, क्योंकि राम राज्य आप सबने देखा होगा रामायण में, राम राज्य की परिकल्पना जब आप करेंगे तो एक अच्छा समाज, एक अच्छा राष्ट्र का उत्थान राम राज्य से हो सकता है। इसलिए हम कहते हैं कि भगवान हमारे आस्था के भी केंद्र हैं और हम राजनीति में उनको प्रेरणा स्रोत मानकर एक राजा, भगवान राम को एक राजा के रूप में देखकर हम लोग राजनीति करते हैं और उन्हीं के आशीर्वाद से, भगवान राम के ही आशीर्वाद से आज भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में राज कर रही है और एक राम राज्य को हमने स्थापित किया है। तो निश्चित रूप से ये कहने में हमें कोई गुरेज नहीं है कि भगवान राम हमारे लिए आस्था के भी केंद्र है और राजनीति में भी हम उनके अनुयायी हैं और उनकी पूजा करते हैं। सर, अभी आप युवाओं की बात करते हैं और अभी आप बता रहे थे कि देश एक युवाओं का देश है, भारत देश। ऐसे में पेपर लीक का मामला सामने आता है और लगातार देखा जा रहा है कि युवाओं में आक्रोश है। विपक्ष भी पेपर लीक के मामले पर लगातार आपकी पार्टी को घेरने के लगातार प्रयास कर रहे हैं और ऐसे में आप युवाओं को मनाने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगा। सबसे पहले तो
विपक्ष की बात करूंगा मैं। हो सकता है आप लोग को याद हो 2015 में यूपी पीसीएस भर्ती घोटाला का खबर आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा, चलाया होगा। 80 में 69 एक ही समुदाय के लोगों को एसडीएम बना दिया गया था। 80 में 69 लोगों को, एक ही समुदाय के लोगों को एसडीएम बना दिया गया था। उस पे हमने विरोध किया था और उस घोटाले की जांच करा के यूपी पीसीएस चेयरमैन के खिलाफ मुकदमा भी हुआ था। बात रही इस सरकार में पेपर लीक की, तो सरकार के तरफ से कहीं कोई गलती नहीं हुई है। अब किसी केंद्र पे कोई व्यक्तिगत किसी को लाभ देने के लिए गलती कर बैठा तो उसमें सरकार को दोषी ठहराना और उन पे आरोप लगाना गलत है, और उस पे सरकार हमारी कार्रवाई ना करती तो हम गलत होते। आप उठा के देख लीजिए, जितने लोग पेपर लीक में शामिल थे, सबके घर पे बुलडोजर चलाने का काम हमारी योगी सरकार ने किया है और सबको जेल भेजने का कार्य। अभी बस्ती में एक शिक्षक को तुरंत जेल भेज दिया गया, बस एक बच्चे को थोड़ा सा नकल करा रहे थे वो। तो ये जो जीरो टॉलरेंस की नीति है, इसमें ये हमारी सरकार 100% कर रही है, और कहीं जो थोड़ी बहुत गलती हो रही है तो उस पर सरकार एक्शन ले रही है, उसमें सरकार की कहीं सहभागिता नहीं है। इसलिए युवाओं से मैं अपील करूंगा कि सब्र रखें और निष्पक्ष भर्ती हमारी सरकार, हमारी योगी सरकार, हमारी भाजपा सरकार फिर करेगी, और उसमें जो क्षमतावान होगा, जो कॉम्पिटिटिव होगा, वही आगे होकर नौकरी पाएगा। और निश्चित रूप से आने वाले समय में ये पेपर लीक जैसी घटनाएं भी कम हो जाएंगी, क्योंकि जो कार्रवाई हमारी सरकार कर रही है, आने वाले समय में कोई माई का लाल इसमें क्षमता नहीं होगी कि पेपर लीक या कोई ऐसी घटना कारित करेगा। अभी आप बता रहे थे हमें कि एक सकारात्मक विचारधारा के साथ में आप शासन में आए और लगातार आप भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़कर लगातार समाज सेवा और राजनीतिक कार्यों में लगातार लगे हुए हैं। ऐसे में आपसे जानना चाहूंगा कि अगर आने वाले समय में पार्टी आपको अवसर देती है तो किन किन बिंदुओं के साथ में आप आगे बढ़ेंगे और बस्ती जनपद में आप क्या क्या विकास करना चाहेंगे? आप लोग का साथ रहेगा, सहयोग रहेगा, आशीर्वाद रहेगा, तो निश्चित रूप से पार्टी कभी न कभी हमको सेवा का अवसर जरूर देगी। तो उस समय मेरा मुद्दा जो होगा, मैंने ये चीज बस्ती में देखा है और खुद भी झेला है। जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे हम मूलभूत सुविधाओं में क्या लेते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी। तो सड़क, बिजली, पानी की स्थिति बस्ती में ठीक है। शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर जो एक बड़ा मुद्दा है, बस्ती में एक भी विश्वविद्यालय नहीं है, एक भी विश्वविद्यालय नहीं है, जबकि बस्ती मंडल मुख्यालय है और एक विश्वविद्यालय आया भी मंडल में तो सपा सरकार ने उसको भेज दिया नेपाल बॉर्डर पर। नेपाल बॉर्डर पर वहां ना विद्यार्थी जा पाता है, ना शिक्षक पढ़ा पाते हैं। वो एक व्यक्तिगत किसी को लाभ देने के लिए वो जो विश्वविद्यालय आया उसको सिद्धार्थनगर भेज दिया। तो मेरा जो एक सपना है, मेरा सपना है ये, मैं सेवा का अवसर तो मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा ये सब आप लोग का आशीर्वाद है और ईश्वर जो लिख के देता वही होता है। लेकिन मेरा जो सपना है कि बस्ती में एक विश्वविद्यालय का निर्माण जरूर कराऊंगा मैं, चाहे उसके लिए कितनी भी लड़ाई लड़नी रहे। मैं एक बस्ती में विश्वविद्यालय की स्थापना कराऊंगा और उसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग में जैसे हमारे यहाँ एक भी कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है। किसी को हार्ट अटैक होता है तो सीधे लखनऊ लेके भागना पड़ता है, गोरखपुर भागना पड़ता है। तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि बस्ती में स्वास्थ्य व्यवस्था, स्वास्थ्य से जुड़ी जो सुविधाएं हैं वो परिपूर्ण हो और बस्ती में कहीं ऐसी कोई दिक्कत ना आए कि किसी को कहीं पलायन करना पड़े। बस्ती में ही उसे सारी सुविधाएं मिल जाए, उसका उपचार हो जाए और एक अच्छी स्वास्थ्य सुविधा बस्ती में उत्पन्न हो, ये मेरा प्रयास रहेगा। और बाकी सड़क निर्माण, जैसे कई सारे ऐसी विधानसभाएं हैं जहां आज तक सड़कें नहीं बनी हैं, सरकार उस पर काम कर रही है, लेकिन धीरे धीरे एक हम चूंकि स्थानीय जनप्रतिनिधि होंगे तो उसको सरकार तक पहुंचाकर उसको नजर में लाके सरकार के उसको बनाने का कार्य किया जाएगा। क्योंकि देखिए, सड़कें अगर आपकी अच्छी रहती हैं, जो हमारे केंद्रीय परिवहन मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी हैं,
आप देखिए, उन्होंने, उनके पास आप जाइए और बताइए कि मुझे आप मेरे विधानसभा या लोकसभा में 1000 करोड़ की सड़क की जरूरत है, तो वो एकदम दिल खोल कर पैसा देते हैं। क्योंकि अगर आपके देश की सड़कें अच्छी रहेंगी तो अपने आप आपका देश आगे बढ़ेगा। और उसका जीता जागता उदाहरण आज वर्तमान परिस्थिति में आप देखिए, जो वर्तमान का परिदृश्य है और देश आज विकसित भारत के तरफ आगे बढ़ रहा है, तो उसमें सबसे बड़ा योगदान अच्छी सड़कों का होता है। तो बड़ी सड़कों के साथ साथ जो छोटी छोटी सड़कें हैं गली मोहल्लों वाली, उनको भी ठीक करने का कार्य किया जाएगा। और बाकी जो मेरा मूल जो सपना है कि बस्ती में शिक्षा और स्वास्थ्य, ये दोनों व्यवस्था एकदम सुदृढ़ किया जाए, और यही सपना लेकर मैं आगे सेवा देने के लिए आप सबके बीच में जरूर आऊंगा। धन्यवाद सर। अभी आप सुन रहे थे एबीवीपी के कार्यकर्ता व पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह राणा जी को।